हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लासरूम। आज हम पढ़ेंगे सेम चैप्टर ऑफ क्लास 10, चैप्टर 1 पावर शेयरिंग, जो कि सिविक्स का आपका चैप्टर है। इसका हमने काफी क्वेश्चन जो है कुछ पेजेस वो पहले कंप्लीट कर लिए कुछ पहली वीडियोस में। अगर आपने नहीं देखे तो प्लीज आप वो वीडियोस देख लीजिएगा। अच्छा, तो आज हमारे जो नेक्स्ट पेज बचे हैं, हमारे सिर्फ 2 पेज रह गए हैं, पेज नंबर 8 और 9। तो आज हम यही पेज को डिस्कस करेंगे कि इसमें क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो इस जैसे कि आप देख सकते हैं, हमारे फर्स्ट हेडिंग यहाँ जो लिखी है वो क्या है, फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। तो हम इस चैप्टर में पावर शेयरिंग के बारे में ही पढ़े। हमने इतना जान लिया कि पावर शेयरिंग का मतलब क्या होता है। हमने केस स्टडी पर लिया श्रीलंका और बेल्जियम का, उससे हम ये भी समझ गए तो कि पावर शेयरिंग को क्यों फॉलो करना चाहिए, क्यों एडॉप्ट करना चाहिए सिस्टम को, इसके क्या फायदे हैं, इसके क्या नुकसान तो कुछ नहीं है, पर अगर आप देखो तो इसके फायदे बहुत ज्यादा हैं, स्पेशली डेमोक्रेटिक कंट्रीज में, जहाँ पे बहुत सारे हर तरह के लोग रहते हैं, हर समुदाय के रहते हैं, जो कि जाति, भाषा और अलग चीजों के आधार पर अलग अलग होते हैं। बट फिर भी उनमें किस तरह से देश के प्रति सम्मान होता है, किस तरह से देश को एक करके वो चलते हैं, साथ लेके चलते हैं। तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है कि इससे पहले हमने पढ़ लिया कि क्यों पावर शेयरिंग डिजायरेबल होती है। उसके अंदर मैंने आपको उसके दोनों रीजन बता दिए, प्रूडेंशियल और मॉरल रीजन, कि किस तरह से उसको फॉलो करना चाहिए। अब हम पढ़ेंगे, अगर हम पूरे वर्ल्ड में देखें तो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग होता है, किस किस तरह से लोग अपने वहां पे पावर को इक्वल शेयर करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले लाइंस को रीड कर देते हैं, फिर मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ फटाफट। The idea of partitioning has emerged in opposition to the notions of undivided political power. Notions means opinion। देखो, हर एक इंसान की जो ओपिनियन होती है वो डिफरेंट डिफरेंट होती है। अच्छा, ये भी है कि हर वर्ड का जो मीनिंग होता है वो जब भी सेंटेंस में लगता है वो हर जगह डिफरेंट डिफरेंट, तो उसका मीनिंग जो होता है वो डिफरेंट डिफरेंट निकलता है। ऐसा नहीं है कि एक वर्ड का सिर्फ एक ही मीनिंग होता है। तो मैंने वर्ड मीनिंग्स भी आपको वीडियो के एंड में प्रोवाइड करे हैं पेज वाइज, तो आप वो भी प्लीज चेक कर लीजिएगा। So the idea of power sharing has emerged in opposition to the notions of undivided political power. For a long time, it was believed that all power of a government must reside in one person or group of persons located at one place. तो अगर हम आइडिया देखें पावर शेयरिंग का, तो ये अलग अलग होता है। हर इंसान अपनी तरह से अलग अलग सोचता है कि पावर शेयरिंग उनके उसके अकॉर्डिंग ऐसी होनी चाहिए, उसके अकॉर्डिंग ऐसी होनी चाहिए। तो इसमें भी कभी कभी मतभेद होते हैं, कभी कभी जो उनके तरीके होते हैं सोचने के वो अलग अलग होते हैं। पर इसके अलावा अगर हम और कोई चीज देखें तो वह है, लॉन्ग टाइम इट वाज बिलीव दैट, अगर बहुत समय तक की बात करें तो बहुत समय से लोग ये सोचते थे कि जो पावर, जब भी हम पावर शक्ति की बात करते हैं तो वो क्या होती है, वो लगता है कि सिर्फ एक गवर्नमेंट के अंदर ही समाहित होती है, या कुछ लोगों के पास ही होती है, या सिर्फ एक इंसान के पास होती है। जैसे राजा रानी, तो सोचा जाता था राजा रानी के पास ये सारी शक्ति है, बाकी किसी के पास नहीं है। तो इसी तरह से सोचा जाता है कि अगर कभी कोई गवर्नमेंट भी बनती है किसी कंट्री में, तो लोगों को लगता है कि उस गवर्नमेंट के पास ही सारी शक्ति है, या कुछ लोगों के पास ही सारी शक्ति है, बाकी किसी को कोई शक्ति मिलती नहीं, किसी को कोई पावर मिलती नहीं, ना सोचने की ना कुछ काम करने की। इट वॉज फेल्ड दैट इफ द पावर टू डिसाइड इज डिस्पर्स्ड, इट वुड नॉट बी पॉसिबल टू टेक क्विक डिसीजन। जहां तक ये भी समझ आता है, अगर पावर टू डिसाइड इज डिस्पर्स, अगर वो उसको सेपरेट करा भी जाए, तो अगर पावर को हमने अलग अलग लोगों को दे दिया, तो ये लगता है अरे कि अब कोई फैसला जब लेना होगा तो कुछ डिसीजन नहीं ले पाएंगे। क्यों नहीं ले पाएंगे जल्दी कोई फैसला? क्योंकि आप सबसे पूछना पड़ेगा, और जब सबसे पूछोगे तो टाइम लगता है। किसी को अकेले अपना कोई फैसला लेना होता है, चाहे वो गलती क्यों ना हो, बट वो उसने खुद ले लिया। जैसे राजा रानी का जब शासन होता था, तब राजा रानी क्या करते थे, वो किसी से पूछते थे क्या, किसी कोई फैसला लेने से नहीं, जो उनको फैसला अच्छा लगता था, जो सोच उनकी लगती थी, उसके हिसाब से वो फैसला ले लेते थे और दूसरों को फोर्स करते थे उसका पालन करने के लिए। और ऐसे फैसले क्या होते थे, कभी कभी सही भी होते थे और बहुत बार ऐसे होता था ऐसे फैसले उनके लिए नुकसानदायक होते थे, उनके लिए काफी मुश्किलें खड़ी कर देते थे। बट दीज नोशंस हैव चेंज्ड विद द इमर्जेंस ऑफ डेमोक्रेसी। तो ये जो मैं आपको सिर्फ एक थिंकिंग बता रही हूँ कि लोगों की सोच, जो नोशंस है, ओपिनियन, जो सोच थी, विचार था उनका, वो इस तरह का था। बट अब हम देखें, जब डेमोक्रेटिक कंट्रीज आ गई, डेमोक्रेसी फिलोसफी आ गई है, लोकतांत्रिक तरह की फीलिंग आ गई है लोगों में, तो ये समझ में आ जाता है कि अब जो लोगों की ओपिनियन वो काफी ज्यादा चेंज हो गई है लोकतंत्र को लेके। वन बेसिक, और जो पावर शेयरिंग कॉन्सेप्ट को लेके, वन बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी इज दैट पीपल आर द सोर्स ऑफ ऑल पॉलिटिकल पावर। तो इस लाइन को आप इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लीजिए। अगर एक बेसिक प्रिंसिपल सोचा जाए कि हम डेमोक्रेसी को क्यों फॉलो करते हैं, तो डेमोक्रेसी इज दैट पीपल आर द सोर्स ऑफ ऑल पॉलिटिकल पावर। तो डेमोक्रेटिक कंट्रीज में क्या होता है
सारी की सारी पावर जो होती है, स्पेशली जो पॉलिटिकल पावर होती है। अच्छा ये भी है कि पॉलिटिकल पावर अलग अलग तरह की होती है, जैसे हम कोई भी वर्ड का मतलब देखते हैं तो अलग अलग तरह से होता है। अगर आप मैं बोलूँ इक्वेलिटी, तो इक्वेलिटी भी अलग तरह की हो जाएगी, सोशल इक्वेलिटी अलग हो जाएगी, पॉलिटिकल इक्वेलिटी अलग हो जाएगी, इकोनॉमिकल इक्वेलिटी अलग हो जाएगी, है ना। इसी तरह से पावर की बात करें तो सोशल पावर अलग होगी, इकोनॉमिकल पावर अलग होगी और पॉलिटिकल पावर अलग होगी। तो पॉलिटिकल पावर का मतलब क्या हुआ यहाँ पे कि ये जो लाइन बोल रही है कि डेमोक्रेसी इज दैट पीपल आर द सोर्स ऑफ ऑल पॉलिटिकल पावर, कि डेमोक्रेटिक कंट्रीज में जो वहां के लोग होते हैं वो सारे के सारे डिफरेंट सोर्स होते हैं पॉलिटिकल पावर के। तो किस तरह की पॉलिटिकल पावर की बात हो रही है? पॉलिटिकल पावर का मतलब है कि यहाँ जो लोग होते हैं वही अपना वोट देके किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को जिताते हैं, और तब वो जीतने वाली जो पॉलिटिकल पार्टी होती है जिसमें भी आम नागरिक ही होते हैं उस देश के, वो क्या बनाते हैं? अपनी सरकार बनाते हैं और फिर वो वहां पे काम करना शुरू करते हैं। और यहाँ तक कि अगर लोगों को ये सरकार अच्छी नहीं लगी, उनका काम अच्छा नहीं लगा, तो लोगों में इतनी ज्यादा पावर है, पॉलिटिकल पावर है, जिसके द्वारा वो क्या कर सकते हैं? उस सरकार को गिरा भी सकते हैं, ठीक है, उसके 5 साल पूरे होने से पहले ही। और नए इलेक्शन भी स्टार्ट हो सकते हैं नए। तो इस तरह से जितनी भी पॉलिटिकल पावर है वो किस में समाहित है? वो समाहित है किसके पास है? वो है वहां की जनता के पास, वहां के आम नागरिकों के पास। इन अ डेमोक्रेसी पीपल रूल देमसेल्व्स थ्रू इंस्टीट्यूशंस ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। तो डेमोक्रेसी में जो पीपल है, वास्तव में जो लोग होते हैं, जनता होती है, वही राज करती है, वही रूल करती है, बट किसके थ्रू करती है? कुछ इंस्टीट्यूशंस होती हैं गवर्नमेंट की, और किस तरह की गवर्नमेंट होती है? सेल्फ गवर्नमेंट। अपने आपके द्वारा चुनी हुई सरकारी हम पे राज करती है, हम पे रूल करती है। इन अ गुड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ड्यू रिस्पेक्ट इज गिवन टू डाइवर्स ग्रुप्स एंड व्यूज दैट एग्जिस्ट इन अ सोसाइटी। अच्छा, एक अच्छी गवर्नमेंट की, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की बात करें, एक अच्छी लोकतांत्रिक सरकार की बात करें, तो जरूर उसको वो किस तरह की अच्छी सरकार होगी और किस तरह से उसको काम करना है कि वो सबके सब जितने भी कंट्री में जितने भी लोग रहते हैं, अलग अलग प्रदेशों से आते हैं, अलग अलग जातियों से आते हैं, अलग धर्म से आते हैं, भाषाओं के आधार पर अलग अलग होते हैं, तो इन सब बातों पे ध्यान न रखे, उनको आराम से वहां पे मिलजुल के वो रहें और उनको इक्वल रिस्पेक्ट दी जाए, सबका आदर किया जाए, सबको पावर दी जाए। एवरीवन हैज अ वॉइस इन द शेपिंग ऑफ पब्लिक पॉलिसीज। तो एवरीवन, चाहे देश का एक छोटा सा भी नागरिक हो और चाहे वो किसी भी जाति धर्म से क्यों ना हो, तो उसकी भी जो आवाज है, उसका जो वोट है, वो ही पूरी की पूरी पब्लिक पॉलिसीज को शेप करता है, पूरी की पूरी पब्लिक पॉलिसीज को बनाता है। Therefore, it follows that in a democracy, political power should be distributed among as many citizens as possible. तो इसलिए क्योंकि हर एक का जो आवाज है उसके वोट के द्वारा, उसके मत के द्वारा, वो बहुत ही वैल्यू रखती है, इसलिए हमें जो पावर शेयरिंग है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए सारे सिटीजन्स के बीच में। ऐसा ना हो कि सिर्फ हम कुछ ही लोगों को वोट का अधिकार दे रहे हैं और बहुत सारे लोगों को वोटिंग का अधिकार, उसकी जो पॉलिटिकल पावर है उसको नहीं दे रहे हैं। तो जब ऐसा होगा तो वो कंट्री कुछ समय के लिए तो शायद रूल कर जाए, पर आगे चल के उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। इन मॉडर्न डेमोक्रेसीज पावर शेयरिंग अरेंजमेंट्स कैन टेक मैनी फॉर्म्स। अगर हम आज की मॉडर्न आधुनिक दुनिया की बात करें, आधुनिक दुनिया में किस तरह के लोकतंत्र को विभाजित किया, लोकतंत्र को फॉलो किया जाता है, वहां पे किस तरह से पावर शेयरिंग को, जो पावर शेयरिंग का बंटवारा है, किस तरह से उसको बांटा जाता है, तो किस वे में, किस फॉर्म्स में। तो इस तरह से हमारे पास स्पेशली में 4 फॉर्म्स आती है जो हम इन 2 पेज में पढ़ेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपका 5 नंबर का, या तो 1 मार्क का को, जो कि कुछ स्पेशल पॉइंट्स उसमें पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए पढ़ते हो, मैं आपको साथ साथ बताती भी जाऊंगी। पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। तो पहला जो हमारा जो फॉर्म है पावर शेयरिंग का, उसमें क्या करते हैं हम लोग, हम इसमें पावर को इक्वली बांटते हैं डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। डिफरेंट अंगों, सरकार के जो डिफरेंट अंग होते हैं उनमें ये पावर को बांटते हैं। और कौन कौन से अंगों की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, कौन कौन से ऑर्गन्स की बात कर रहे हैं, तो हम उनकी बात कर रहे हैं लेजिस्लेचर की, एग्जीक्यूटिव की एंड जुडिशरी की। लेट अस कॉल दिस हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। तो यहाँ पे मैं आपको बताई थी, ये 1 नंबर का क्वेश्चन ये बनता है कि इसको हम, इस वाले पावर शेयरिंग को, जब हम पावर को शेयर करते हैं इक्वली अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट लाइक लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, तो इसमें हम किस तरह का ये पावर शेयरिंग को फॉलो कर रहे हैं? हम कर रहे हैं इसको हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। तो अगर पूछा जाए कि व्हाट डू यू मीन बाय हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, तो आपका आंसर होगा कि जब पावर को हम शेयर करते हैं अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट लाइक लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी।
इसके बाद बिकॉज इट अलाउज डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट प्लेस्ड एट द सेम लेवल टू एक्सरसाइज डिफरेंट पावर्स। तो इसको हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर क्यों कहा गया? क्योंकि यहाँ पे अगर आप ये तीनों ऑर्गन्स देखें जो गवर्नमेंट के हैं, तो इन तीनों ऑर्गन्स ही एक सेम लेवल पे ही प्लेस्ड है, एक सेम लेवल पे है। ऐसा नहीं है कोई नीचे कोई ऊपर है, ऐसा नहीं है, और सबको इक्वल पावर दी गई है, डिफरेंट डिफरेंट पावर दी गई है। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं किस तरह से ये इन्होंने हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग किया पावर को, इस वजह से इसका नाम पड़ता है हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, क्योंकि ये तीनों के तीनों जो ऑर्गन है गवर्नमेंट को वो एक सेम लेवल पे हैं और एक्सरसाइज डिफरेंट पावर्स, और इनके पास अपनी अलग अलग पावर्स हैं। Such a separation shows that none of the organs can exercise its unlimited power। और ये हम इसलिए फॉलो, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन इसलिए किया गया है ताकि कोई भी इसमें से कोई भी जो ऑर्गन है वो अपनी पावर्स को अनलिमिटेड पावर का मिसयूज ना कर सके। इसलिए हम हर ईच ऑर्गन चेक द अदर्स। तो इसमें क्या होता है, हर एक ऑर्गन एक दूसरे पर नजर रखता है कि ये किस तरह से काम कर रहा है, ये किस तरह से काम कर रहा है। तो इसलिए ईच ऑर्गन चेक द अदर्स, दिस रिजल्ट इन अ बैलेंस ऑफ पावर अमंग वेरियस इंस्टीट्यूशन। और इसके द्वारा क्या होता है कि एक दूसरे की पावर को ये देखते हैं, उनको बैलेंस करके चलते हैं। इसी वजह से इस सिस्टम को जो ये करते हैं चेक और बैलेंस करते हैं, एक दूसरे पर नजर भी रखते हैं और इसको पावर को अगर किसी पे ज्यादा हो जाती है तो उसको बैलेंस भी करते हैं। तो इसी वजह से इसका नाम क्या है, इसका एक अलग नाम है, और अलग नाम मतलब इस चीज को हम यहाँ पे फॉलो करते हैं, चेक एंड बैलेंस सिस्टम। हम कौन सा सिस्टम फॉलो करते हैं, चेक एंड बैलेंस। तो कभी कभी पूछ लिया जाता है कि चेक और बैलेंस सिस्टम किस तरह की फॉर्म ऑफ शेयरिंग में हम फॉलो करते हैं, तो आंसर होगा हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। और ये हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर क्या है, जब हम पावर को डिवाइड करते हैं डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट में, जैसे कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड judiciary. Last year, we have studied that in a democracy, even though ministers and government officials exercise power, they are responsible to the parliament or state assemblies. Similarly, although judges are appointed by the executive, they can check the functioning of the executive or laws made by the legislature. This arrangement is called a system of checks and balance. तो checks और balance system को और explain यहाँ पे किया गया है कि हमने लास्ट ईयर पढ़ा था डेमोक्रेसी में, इवन दो मिनिस्टर्स एंड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एक्सरसाइज पावर, कि जो मिनिस्टर्स हैं और गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं उनकी भी अपनी अपनी पावर होती है, वो एक्सरसाइज अपने अपने पावर को अपने अपने तरीके से इस्तेमाल करते हैं। दे आर रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट, बट इसके साथ ही वो किसके पास किसको रिपोर्ट करते हैं, किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल है, पार्लियामेंट और स्टेट असेंबलीज। इसका मतलब अगर उनसे कोई भी गलती होती है, कुछ भी अगर उन्होंने अपनी पावर का मिसयूज किया तो उनको किसको रिपोर्ट करना है, उनको किसको जवाब देना पड़ेगा, पार्लियामेंट और स्टेट असेंबलीज। तो इसका मतलब हुआ उनको हमेशा पार्लियामेंट और स्टेट असेंबलीज का डर लगा रहता है। उनको हमेशा जब भी कोई वो कुछ काम करते हैं, अपनी पावर को यूज करते हैं, तो उनको ये बात भी ध्यान रखनी है कि अगर उनसे कोई गलती होती है तो उसका जवाब देने के लिए वो तैयार है। उन पे हमेशा नजर रखी जाती है, उनको चेक किया जाता है, उनकी पावर को बैलेंस किया जाता है। तो यही यहाँ पे भी सेम ये चीज है कि जैसे जजेस आर अपॉइंटेड बाय द एग्जीक्यूटिव और दो जजेस आर अपॉइंटेड बाय द एग्जीक्यूटिव के द्वारा ही जजेस को अपॉइंट किया जाता है, बट दे कैन चेक द फंक्शनिंग ऑफ एग्जीक्यूटिव और लॉज मेड बाय द लेजिस्लेचर्स। तो ये जो जजेस हैं वो किसका काम चेक करते हैं, वो चेक करते हैं एग्जीक्यूटिव का काम कि किस तरह के लॉज वो बनाते हैं, किस तरह के लॉज को वो फंक्शनिंग, किस तरह से लॉज की फंक्शनिंग होती है, और साथ में जो लॉज बनाए गए हैं लेजिस्लेचर्स ने। तो दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड अ सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंस। तो इस तरह के सिस्टम को हम बोलते हैं चेक एंड बैलेंस, कि उनकी पावर को चेक करना, नजर रखना कि कोई मिसयूज तो नहीं करना अपनी पावर का, और साथ में अगर किसी की ज्यादा पावर हो रही है तो उसको बैलेंस कर देना। तो ये हमारा फर्स्ट फॉर्म थी पावर शेयरिंग की, जिसमें हम जो पावर है उसको डिफरेंट ऑर्गन्स के ऑफ गवर्नमेंट के बीच में बांध देते हैं। अब हमारा जो सेकंड कॉन्सेप्ट है वो है पावर कैन बी शेयर्ड अमंग गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल के अकॉर्डिंग हम पावर को बांटते हैं। इसमें भी हमारे तीन तरह के लेवल हैं गवर्नमेंट के, जिसके बीच में हम पावर शेयरिंग करते हैं, और सब कंट्रीज अपने तरह अलग अलग तरह से करती हैं। जैसे हमने बेल्जियन गवर्नमेंट का पढ़ा, उसी तरह से हम अब यहाँ पे पढ़ते हैं आज जनरल गवर्नमेंट फॉर द एंटायर कंट्री एंड गवर्नमेंट एट द प्रोविंशियल रीजनल लेवल। सच ए जनरल गवर्नमेंट फॉर द एंटायर कंट्री इज यूजुअली कॉल्ड फेडरल गवर्नमेंट। तो ये अंडरलाइन कर लीजिएगा, कभी कोई पूछते हैं व्हाट डू यू मीन बाय फेडरल गवर्नमेंट। In India, we refer to it as the central union government. The governments at the provincial or regional level are called by different names in different countries. तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस तरह की पावर शेयरिंग में क्या होता है, जो पावर को इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं डिफरेंट लेवल ऑफ द गवर्नमेंट पे। तो हमारी डिफरेंट लेवल ऑफ द गवर्नमेंट क्या हो सकते हैं, डिफरेंट लेवल एक होती है पूरी कंट्री के लिए, एक होती है राज्यों के आधार पे, स्टेट के आधार पे, और एक होती है गांव वाले इलाकों के आधार पे। तो इस तरह से हम तीन नाम ले सकते हैं। एक होती है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसको हम यूनियन गवर्नमेंट भी बोलते हैं, एक होती है हमारी स्टेट गवर्नमेंट,
रीजनल, इसको हम रीजनल गवर्नमेंट भी बोलते हैं, और थर्ड होती है हमारी लोकल गवर्नमेंट, जो कि स्पेशली पंचायत सिस्टम से रिलेटेड होती है। तो यहाँ भी जनरली देखें तो हर तरह के नेशनल लेवल पे होती है गवर्नमेंट, एक स्टेट लेवल पे होती है और एक लोकल लेवल पे गवर्नमेंट होती है। तो एक ऐसी गवर्नमेंट जो पूरी इंटायर कंट्री के लिए यूज होती है, पूरी एक कंट्री पे के लिए जो एक सरकार चुनी जाती है उसको बोलते हैं फेडरल गवर्नमेंट। और इसका नाम जो होता है वो अलग अलग होता है, हर जगह हर कंट्रीज में इसका जो नाम होता है वो अलग अलग दिया जाता है। बट बेसिकली अगर आप किसी भी कंट्री के लिए कहीं भी जाते हो और अगर आप फेडरल गवर्नमेंट बोलते हैं तो फेडरल गवर्नमेंट का मतलब होता है एक ऐसी सरकार जो पूरी कंट्री, एक कंट्री में पूरी की पूरी काम करती है, पूरी की पूरी लागू करती है कोई भी फैसला वहां का। तो इंडिया में इसको सेंट्रल यूनियन गवर्नमेंट बोलते हैं। इसी के अलावा हमारी रीजनल लेवल पे गवर्नमेंट होती है, रीजन क्षेत्र के आधार पर गवर्नमेंट होती है जिसको हम स्टेट गवर्नमेंट बोलते हैं। चलिए अब फिर आगे बढ़ते हैं। इन इंडिया वी कॉल देम स्टेट गवर्नमेंट। तो इंडिया की बात करें तो हमारे यहाँ पे अगर आप रीजनल गवर्नमेंट बोलोगे वो भी ठीक है, बट आप स्टेट गवर्नमेंट से ज्यादा यहाँ पे जाना जाता है। तो स्टेट गवर्नमेंट अलग अलग स्टेट के अलग अलग गवर्नमेंट सरकार होती है जिन्हें हम स्टेट गवर्नमेंट बोलते हैं। दिस सिस्टम इज नॉट फॉलोड इन ऑल कंट्रीज। तो ऐसा नहीं है कि ये जो सिस्टम है हमारा कि सेंट्रल गवर्नमेंट अलग होगी, स्टेट गवर्नमेंट अलग होगी, हर कंट्री में फॉलो किया जाता है। कहीं कहीं पे एक ही सरकार होती है, कहीं पे एक से ज्यादा सरकारें होती है। There are many countries where there are no provincial state government। तो यहाँ पे बिल्कुल लाइन मेंशन की गई है कि ऐसी बहुत सारी कंट्रीज हैं जहाँ पे इस तरह की प्रोविंशियल प्रदेश और स्टेट गवर्नमेंट्स नहीं होती हैं। बट इन दोज कंट्रीज लाइक ours where there are different levels of government, the constitution clearly lays down the powers of different levels of government। बट जो कंट्रीज कुछ और देश जहाँ पे हमारी कंट्री की तरह, इंडिया की तरह ही डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट होते हैं, जैसे सेंट्रल, स्टेट और लोकल गवर्नमेंट, तो वहां पे जरूर अलग अलग लेवल पे पावर को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करता है, वो अपने अपने तरीके से उनको पावर देती हैं ताकि ये सरकारें काम कर सकें। दिस इज व्हाट दे डिड इन बेल्जियम। जिस तरह से हमने बात करी बेल्जियम में कि उन्होंने किस तरह से अपने वहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट बनाई, स्टेट गवर्नमेंट बनाई और कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाई। बट वॉज डिफ्यूज इन श्रीलंका। बट हमने जब श्रीलंका का केस पढ़ा तो हमने ऐसा कोई बंटवारा वहां पे नहीं पढ़ा। हमने यहाँ पढ़ा, यहाँ तक ये पढ़ा श्रीलंका में कि जहाँ पे तमिल स्पीकर्स को किस तरह से परेशान किया गया, किस तरह से उनके हकों को नहीं दिया गया, उनके अधिकारों को नहीं दिया गया, उनकी लैंग्वेज को कोई इंपॉर्टेंस नहीं दी गई, तो किस तरह से उनकी कंडीशन बहुत ही ज्यादा खराब होती गई और जिसकी वजह से सिविल वॉर हुआ। दिस इज, तो अगर हम एक अच्छे से उपाय से अगर ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर सकते हैं तो क्यों ना कर लें, क्योंकि सबको रहना तो इसी धरती पे, इसी जमीन पे, तो मिलजुल के रहने पे ही फायदा है। दिस इज कॉल्ड फेडरल डिवीजन ऑफ पावर। तो इसी को बोलते हैं फेडरल डिवीजन ऑफ पावर, कि जब हम इक्वली पावर को डिवाइड करें। द सेम प्रिंसिपल कैन बी एक्सटेंडेड टू लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट लोअर देन द स्टेट गवर्नमेंट सच एज द म्यूनिसिपैलिटी एंड द पंचायत। तो इसी लेवल को एकदम फॉलो किया जाता है। यूनियन गवर्नमेंट के बाद स्टेट गवर्नमेंट आती है और स्टेट गवर्नमेंट के बाद जो आपकी लोकल गवर्नमेंट आती है, जो कि इसमें किस तरह की गवर्नमेंट के बारे में हम पढ़ते हैं म्यूनिसिपैलिटी और पंचायत के बारे में। लेटेस्ट पंचायत सिस्टम, लेटेस्ट कॉल डिविजन ऑफ पावर्स इन्वॉल्विंग हायर एंड लोअर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट वर्टिकल डिविजन ऑफ पावर। तो ये जो हमने अभी सेकंड डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा जहां पे हमने पावर का बंटवारा किया एट द डिफरेंट लेवल ऑफ द गवर्नमेंट, तो इसको हम वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर भी कहते हैं। ठीक है, तो क्योंकि इसमें हम पावर को कैसे डिवाइड करें, हाईएस्ट से लोअर। तो वर्टिकल लाइंस कैसी होती हैं, है ना, एकदम खड़ी खड़ी लाइंस होती हैं ये। तो वर्टिकल तो हाईएस्ट से लोअर लेवल। ठीक है, तो इस वजह से इसको बोलते हैं वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर। तो ये इसका अलग नाम है, अंडरलाइन कर लीजिए। अगर पूछा जाता है कि वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर बताइए तो आपको क्या बताना है कि जब पावर को डिवाइड करते हैं अमंग डिफरेंट लेवल ऑफ दी गवर्नमेंट। फिर इसका आता है थर्ड पॉइंट कि हम पावर को किस तरह से और डिवाइड कर सकते हैं। तो हम पावर को डिवाइड कर सकते हैं डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। हमें पता है कि एक कंट्री में अलग अलग तरह के लोग रहते हैं, भाषा को लेके, रिलीजन को लेके, कल्चर को लेके। तो जब हम उनमें पावर का बंटवारा करते हैं इक्वली, तो उसको बोलते हैं पावर मे ऑल्सो बी शेयर्ड अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। तो इसमें हमने सच एज दी रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक बेसिस, तो रिलीजन और लैंग्वेज के बेसिस पे हम इन ग्रुप्स में, सोशल ग्रुप्स में पावर को बांट देते हैं। जैसे कि एग्जांपल था आपका कम्युनिटी गवर्नमेंट इन बेल्जियम, जहाँ पे भाषा के आधार पर एक कम्युनिटी अपनी खुद की सरकार बना सकती थी। इज अ गुड एग्जांपल ऑफ दिस अरेंजमेंट। इन सम कंट्रीज देयर आर कॉन्स्टिट्यूशन एंड लीगल अरेंजमेंट्स वेयर बाय सोशली वीकर सेक्शंस एंड वीमेन आर रिप्रेजेंटेड इन द लेजिस्लेचर एडमिनिस्ट्रेशन। हमने ये भी देखा है कि कुछ कंट्रीज में पहले से एकदम अरेंजमेंट की जाती है, कॉन्स्टिट्यूशन में ही मेंशन कर दिया जाता है कि जो वीकर सेक्शंस है और जो वीमेन है उनको इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिले, उनकी सीट रिजर्व कर दी जाती है, रिजर्वेशन कर दिया जाता है वीकर सेक्शन का, लाइक ओबीसी, एससीज, एसटीज ग्रुप्स के लिए।
तो ये सब चीजें कॉन्स्टिट्यूशन में लीगली मेंशन कर दी जाती हैं, जिससे कि किसी तरह के आगे चल के कोई प्रॉब्लम नहीं होती, उनको हर जगह इक्वल रिप्रेजेंटेशन का अधिकार मिल जाता है, सीट्स रिजर्व होती हैं। लास्ट ईयर वी स्टडी द सिस्टम ऑफ रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसीज इन असेंबलीज एंड द पार्लियामेंट ऑफ आवर कंट्री। अगर आपको याद हो तो आपने क्लास 9 में ये रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसीज वाला पूरा टॉपिक इलेक्शन वाले चैप्टर में पढ़ा है कि किस तरह से इलेक्शन पूरी कंट्री में रन होते हैं। आपने पॉलिटिकल साइंस की बुक में अच्छे से पढ़ा है ये चीज कि कुछ कुछ कॉन्स्टिट्यूशन रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसीज होती हैं हर एक स्टेट में, हर एक जोन में जहाँ पे इलेक्शन होता है, और वहां पे कुछ सीट्स जो होती हैं, कुछ टिकट जो होती हैं, पॉलिटिकल पार्टी से कुछ लीडर्स को, किस नेताओं को वहां देते हैं जो कि SC/ST कास्ट या फिर वीमेन कैंडिडेट्स होते हैं, तो कुछ सीट्स उनके लिए रिजर्व होती हैं। दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज मीन टू गिव स्पेस इन द गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन टू डाइवर्स सोशल ग्रुप्स हु अदरवाइज वुड फील एलिनेटेड फ्रॉम द गवर्नमेंट। तो ये मेन मोटिव यही होता है कि इन लोगों को भी आगे चल के मौका देना, और ताकि ये भी उभर के आए, सरकार में काम करें, जिससे कि इनके अंदर कभी भी एलिनेटेड मतलब अलग अलग अलगाववाद की भावना, एक सेपरेशन की भावना ना आए। उन्हें भी लगे हाँ हम इस देश का हिस्सा है, हम इस सरकार का हिस्सा है, और जिस तरह से लोगों को अलग तरीके से ट्रीट किया जाता है, मतलब जिस तरीके से भी उनके साथ व्यवहार होता है वैसे ही हमारे साथ भी होता है, हमसे कोई अलग व्यवहार नहीं होता है, तो हम भी स्पेशल हैं जैसे बाकी लोग इस कंट्री में स्पेशल हैं। दिस मेथड इज यूज टू गिव माइनॉरिटी कम्युनिटीज अ फेयर शेयर इन पावर। तो ये मेथड इसलिए यूज किया जाता है ताकि जो माइनॉरिटीज कम्युनिटीज हैं, जिन संख्या के आधार पर जो लोग कम है यहाँ पे, उनको भी इक्वल पावर दी जाती है, ताकि वो भी अपने सही गलत का अच्छे से डिस्कशन कर सके। इन यूनिट सेकंड वी शैल लुक एट वेरियस वेज ऑफ अकोमोडेटिंग सोशल डाइवर्सिटीज। हम इसके साथ ही यूनिट सेकंड में इसके बारे में ज्यादा पढ़ेंगे, किस तरह से हम सोशल डाइवर्सिटीज को और ज्यादा एकोमोडेशन मतलब किस तरह से उनको फैसिलिटीज और प्रोवाइड कर सकते हैं। तो हमारे 3 तरह के हमने पावर शेयरिंग डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ लिया, वेरियस फॉर्म्स। एक हमने पढ़ ली कि जब हम पावर शेयरिंग को इक्वली बांटते हैं डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, जो कि है लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। लेजिस्लेचर जो लॉ बनाता है, एग्जीक्यूटिव जो उनको लॉ को इम्प्लीमेंट करता है, पास करता है, और जुडिशरी चेक करती है कि वो लॉ अच्छे से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए वो इंसाफ करते हैं। अच्छा, फिर हमने पढ़ा सेकंड फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग का, ये पढ़ा हमने कि पावर जो है हमने वो हर एक लेवल पे, सरकार के हर एक लेवल पे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन किया है। इक्वल नहीं तो कुछ ना कुछ पावर तो हमने जरूर डिस्ट्रीब्यूट किया है, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही को सबसे ज्यादा पावर दे दी है। तो इसके अंदर हमने पढ़ा कि हमने सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दी, फिर हमने स्टेट गवर्नमेंट बना दी, और हमने फिर तीसरी लोकल गवर्नमेंट बना दी। तो इनको पावर दिया ताकि वो अपने तरीके से अपनी अपनी जगहों पे काम कर सके और ज्यादा इंप्रूवमेंट कर सके, और जिससे कि हमारी कंट्री डेवलप हो। तीसरा हमने पढ़ा कि भाषा के आधार पे और धर्म के आधार पे जो डिफरेंट सोशल ग्रुप्स हमारी कंट्री में रहते हैं, हमने उनको भी इक्वल पावर दी है, जिस तरह से कम्युनिटी गवर्नमेंट को मिली बेल्जियम में। तो अब हम चौथा तरीका भी पढ़ लेते हैं, फोर्थ क्या तरीका है, जिससे कि हम जैसे कि जिसको यूज करके हम पावर को बांट सकते हैं। तो हम इसके अंदर पढ़ते हैं, पावर शेयरिंग अरेंजमेंट्स कैन आल्सो बी सीन इन द वे पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स कंट्रोल और इन्फ्लुएंस दोज इन पावर। तो हम इसमें क्या करते हैं, हम इसमें पावर को बांट देते हैं डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में, कि हर एक पॉलिटिकल पार्टी को पूरा अधिकार है कि इलेक्शन में आए और वोट ले ज्यादा से ज्यादा और जीते, और उसके साथ ही अपनी सरकार बनाए। साथ में हमने पावर दिया प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स को, कि हमें 25 पता है डेमोक्रेटिक कंट्रीज का मेन यही होता है कि यहाँ पे हर किसी को बोलने का फ्रीडम ऑफ स्पीच है, हर किसी को अपने बोलने का अधिकार है, अपनी प्रॉब्लम को बोलने का अधिकार है। तो इसी तरह से जो प्रेशर ग्रुप्स और जो मूवमेंट स्ट्राइक्स होती हैं यहाँ पे, कोई भी मूवमेंट्स उनको भी करने का पूरा अधिकार है। तो इस तरह से अब फिर हम इसको एक बार रीड कर देते, फिर मैं आपको पूरा समझा देती हूँ। In a democracy, the citizens must have freedom to choose among various contenders for power. तो डेमोक्रेसी में बिल्कुल हर सिटीजन को ये पूरा अधिकार है कि वो वेरियस कंटेंडर्स को चूज कर सकती है फॉर पावर। इन कंटेम्प्रेरी डेमोक्रेसीज दिस टेक्स द फॉर्म ऑफ कंपटीशन अमंग डिफरेंट पार्टीज। तो अगर कंटेम्प्रेरी डेमोक्रेसीज में बात करें तो ऑफकोर्स ये जो होता है फॉर्म ऑफ कंपटीशन है ना, कि कंपटीशन होता है डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज में, जो मैंने अभी आपको बताया डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज को हर किसी को पूरा अधिकार दिया जाता है, पूरी पावर दी जाती है कि वो इलेक्शन में उतर सके। Such competition shows that power does not remain in one hand. पर इन कंपटीशन का मेन मोटिव क्या होता है, ये अंडरलाइन कर लीजिए। कंपटीशन का मेन मोटिव यही होता है कि जो पावर है, शक्ति है, ताकत है, वो किसी एक इंसान के हाथ में ना रह जाए, क्योंकि अगर एक इंसान के हाथ में रहेगी तो जाहिर सी बात है कि वो आगे चलकर उसको मिसयूज कर सकता है, जो कि बहुत ही हानिकारक होगा दूसरे लोगों के लिए इन द लॉन्ग रन। और अगर ज्यादा लंबे तरीके से सोचा जाए, पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज दैट रिप्रेजेंट
different ideologies and social groups. तो हम क्यों ना पावर को हर तरह के डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज में बंटवारा कर दें, जो जहाँ पे जो लोग हैं वो डिफरेंट आइडियोलॉजीज के हैं और डिफरेंट सोशल ग्रुप से बिलोंग करते हैं, क्योंकि किसी भी कंट्री में सिर्फ एक जैसे लोग नहीं रहते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सब लंबे लंबे लोग रह रहे हैं या सिर्फ एक ही कम्युनिटी, एक ही भाषा के आधार पे ही एक भाषा के लोग रह रहे हैं या फिर एक जाति के लोग रह रहे हैं या एक धर्म के लोग रह रहे हैं, अलग अलग तरह के लोग रहते हैं। तो क्यों ना हम उन सबको पावर दें। Sometimes this kind of sharing can be direct when two or more parties form an alliance to contest election. तो कभी कभी क्या होता है, जो शेयरिंग होती है पावर की, ये डायरेक्ट भी हो जाती है। डायरेक्ट मतलब जैसे कि अलायंस गवर्नमेंट होती है, when two or more parties form an alliance to contest election। इसमें क्या होता है, इलेक्शन होने से पहले ही दो पॉलिटिकल पार्टी आगे वोट को ज्यादा से ज्यादा वोट लेने के लिए और जीतने के लिए क्या करते हैं, मिल जाती हैं। और दोनों पॉलिटिकल पार्टी जो होती है मिलजुल के, दो या दो से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टीज मिलजुल के क्या करती हैं, इलेक्शंस को लड़ती हैं और फिर वोट्स के आधार पे देखा जाता है कि वो जीतती हैं कि नहीं जीतती हैं। तो जब ऐसी कोई सरकार बनती है, सरकार किस तरह सरकार, ये बात हो रही है बिफोर इलेक्शंस, ठीक है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इस तरह की बनती है तो उसको बोलते हैं हम अलायंस गवर्नमेंट या अलायंस पॉलिटिकल पार्टी। इफ देयर अलायंस, क्योंकि अलायंस का मतलब ना समझौता है, एक तरह से समझौता नहीं, एक तरह से हम किसी भी तरह का कोई अलायंस करें, कोई कहते हैं कि एक तरह के एग्रीमेंट कर लें। इफ देयर अलायंस इज इलेक्टेड दे फॉर्म अ कोलिशन गवर्नमेंट एंड दस शेयर पावर। और इस तरह की जो अलायंस एक मैत्रीपूर्ण, उन्होंने जो पूरा मिलजुल के जो इलेक्शन लड़ा और इलेक्शन वो जीत गए, तो उसके बाद वो जो गवर्नमेंट बनाएंगे, क्योंकि एक से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टी लड़ी थी और उनको वोट मिल गए, तो अब वो किस तरह की गवर्नमेंट बनाएंगी, वो बनाएंगी कोलिशन गवर्नमेंट। तो जब एक से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टी चुनाव लड़ती हैं और वो जीत जाती हैं, तो उसके बाद वो किस तरह की सरकार बनाती है, वो बनाती है कोलिशन गवर्नमेंट। ठीक है, इसको बोलते हैं कोलिशन गवर्नमेंट। तो अलायंस मतलब जीतने से पहले जब चुनाव लड़ती हैं तब दो से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टीज हाथ मिलाती हैं, और जब चुनाव जीत जाती हैं उसके बाद जब वो सरकार बनाती है, एक से ज्यादा, दो से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टी मिलकर जब कोई सरकार बनाती है तो उसको हम किस तरह की सरकार बोलते हैं, कोलिशन गवर्नमेंट। तो ये आपका 1 मार्क क्वेश्चन बनता है। इन अ डेमोक्रेसी वी फाइंड इंटरेस्ट ग्रुप्स सच एज दोज ऑफ ट्रेडर्स, बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट, फार्मर्स एंड इंडस्ट्रियल वर्कर्स। यहाँ तक कि अगर देखा जाए तो डेमोक्रेटिक कंट्रीज में हम कुछ इंटरेस्ट ग्रुप्स भी होते हैं। इंटरेस्ट ग्रुप्स मतलब जिनको अपना फायदा देखना होता है, उनको हमें फायदा देना भी है। तो यहाँ पे जो ट्रेडर्स हैं, बिजनेसमैन होते हैं, व्यापारी होते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, फार्मर्स होते हैं और इंडस्ट्रियल वर्कर्स होते हैं, तो ये सब अपने अपने हितों के बारे में समझते हैं। ठीक है, तो इनके हित क्या है, इनको किस तरह से इनके इंटरेस्ट को सेव किया जाए। दे ऑल्सो विल हैव अ शेयर इन गवर्नमेंटल पावर। तो इनको भी हम लोग सरकार के द्वारा और सरकार में इक्वल पावर दी जाती है, आइदर थ्रू पार्टिसिपेशन इन गवर्नमेंटल कमिटीज और ब्रिंगिंग इन्फ्लुएंस ऑन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। तो किस तरीके से, या तो हम इनको जिस तरह से गवर्नमेंटल कमिटीज होती हैं उसमें पार्टिसिपेट कराएं, या तो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, अगर कोई भी फैसला लिया जाता है तो इनको ध्यान में रख के इनसे पूछ के लिया जाता है, नहीं तो ये क्या हो जाती है, देशों में स्ट्राइक हो जाती है, हड़तालें हो जाती हैं। इन यूनिट थर्ड वी शुड स्टडी द वर्किंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, स्पेशल ग्रुप्स एंड सोशल मूवमेंट। इसके साथ ही हम इस बुक के यूनिट थर्ड में हम ज्यादा पढ़ेंगे पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में, प्रेशर ग्रुप्स और सोशल मूवमेंट्स के बारे में। अच्छा, एक यहाँ पे प्रेशर ग्रुप्स वर्ड आया तो मैं आपको यहीं पे एक्सप्लेन कर देती हूँ। प्रेशर ग्रुप्स मतलब होता है प्रेशराइज करना। ठीक है ना, जैसे कि अगर आपकी कोई मांगे हैं, ठीक है, आपको अपनी मांगे, प्रेशर ग्रुप्स वो लोग होते हैं, कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं होती है, कुछ लोगों का समुदाय होता है, एक ग्रुप होता है जिनकी थिंकिंग एक होती है, उन्हें अपनी कुछ बातें मनवानी होती हैं सरकार से, तो उसके लिए वो क्या करती हैं, वो किसी भी तरह का हड़ताल या कोई भी मूवमेंट कर सकती हैं किसी तरह का, और वो फिर सरकार को प्रेशराइज करती हैं कि हमारी मांगों को पूरा करो। तो इस तरह के जो ग्रुप होते हैं, इस तरह की जो सोच के लोग होते हैं, जब वो एक ग्रुप बना लेते हैं अपनी मांगों को पूरी करवाने के लिए, जैसे रिजर्वेशन ले लीजिए, तो इस तरह, क्योंकि वर्ड है प्रेशराइज करना, किसको, सरकार को अपनी मांगों को पूरी कराने के लिए किसी भी पर्टिकुलर डिमांड को लेके। हाँ, तो उस ग्रुप्स को बोला जाता है प्रेशर ग्रुप्स। तो ये हम आगे चैप्टर्स में पढ़ेंगे। तो मैंने फिर से मैं आपको बता देती हूँ, ये पूरा हम लोगों ने चैप्टर कवर कर लिया है। अगर कोई भी डाउट्स हो तो प्लीज मुझे कमेंट में करिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको पूरी हेल्प करूंगी। बट आई होप कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, मैंने बहुत अच्छे से अपने अकॉर्डिंग एक्सप्लेन कर दिया है। इसके साथ ही जैसे मैंने आपको पहले बताया कि मैं आपको सारे वर्ड मीनिंग्स जो है इसके एंड में प्रोवाइड कर रही हूँ, तो प्लीज आप सारे पेज नंबर वाइज जो वर्ड मीनिंग है, देखिए हर एक इंसान के जो मीनिंग्स होते हैं, वर्ड मीनिंग्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं, जो प्रॉब्लम्स होती है वो अलग अलग होती है। तो जो मुझे लग रहा है शायद, पर मैंने आपके हिसाब से भी जो मुझे लगता है कि आपके लिए शायद डिफिकल्ट वर्ड्स होंगे, तो वो मैंने इस वीडियो के एंड में मेंशन करे हैं, तो प्लीज आप उसको देख लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू एवरीवन। एंड
Please like, share and subscribe this channel for more updates.